पिछले 4 दिनों में मैं इसको 350 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ और 2 बार ऐसा हुआ कि बैटरी इसकी पूरी ड्रेन आउट हो गई, तो धक्का परेड भी हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि इस रिव्यू में आपको जो नॉर्मल रिव्यू की चीज़ें होती हैं, परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग वगैरह वगैरह, वो सब तो मिलेगा ही। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है, मैन्युफैक्चरर क्या क्लेम कर रहा है और एक्चुअल में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है ताकि आपको धक्का परेड वाली नौबत ना आए। स्वागत है आपका एनबीटी ऑटो में। मेरा नाम है शिराज और ये है ओकिनावा ओकी 90। तो सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। और देखिए, डिज़ाइन के बारे में मैं ज़्यादा बखान नहीं करूँगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है। लुक्स की जहाँ हम बात करते हैं तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। बस आपको एक चीज़ बताऊँगा डिज़ाइन के बारे में, लुक्स के बारे में, कि ये मैं पिछले 3-4 दिन से जो इसको चला रहा हूँ, ये बहुत अटेंशन ग्रैब करता है रोड पे। बहुत लोग इसके बारे में आपसे पूछने वाले हैं। पहली बात तो इतना बड़ा स्कूटर है और ख़ास तौर से जो इसके 16 इंच के व्हील्स दे दिए हैं तो अलग तो नज़र आता है। ये बिल्ड क्वालिटी, देखिए बिल्ड क्वालिटी मैं उम्मीद, ईमानदारी वाली बात है, नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी होगी। सब कुछ इतना चंकी है। अगर आप ग्रैब रेल देखें और जितने भी कंट्रोल्स हैं, और प्लास्टिक क्वालिटी हो चाहे आपका जितना भी मेटल है, स्टैंड, भारी भरकम स्टैंड, चाहे साइड स्टैंड हो चाहे डबल स्टैंड हो, सब चीज़ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। एक चीज़ अब यहाँ बोलूँगा, आप देख रहे होंगे कि इसमें मिरर्स नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्लांट से आया था मेरे पास। मिरर्स इसके बूट के अंदर थे और एक तो लगा दिया हमने, लगाने के बाद आप घुमा घुमा के इसको लगा देंगे, दूसरा वाला नहीं लगा। उसकी वजह है, तो जो योक है जहाँ पर वो जाके लगता है लेफ़्ट वाले का, और जहाँ पर इसमें होल है फेयरिंग में, ऊपर जो पैनल है वो अलाइन नहीं है। अब ये 2-3 वजह की वजह से हो सकता है कि पहला, हल्का सा जो पैनल है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो वो अलाइन हो जाएगा, या फिर जो आपकी ग्रिप है, जो जहाँ पर योक फिट है, उसको ऊपर उठाएंगे तो वो अलाइन हो जाएगा और फिर वो लग जाएगा। पर उसके लिए पैनल वैनल खोलना पड़ेगा, तो वर्कशॉप ले जानी पड़ेगी गाड़ी। अब अगर ओकिनावा हमें लॉन्ग टर्मर देता है कि आप इसको महीना 2 महीना चलाइए, तो ऑफ कोर्स हमारे पास इतना टाइम होगा कि इसको वर्कशॉप पे ले जाएं। तो इसका अपडेट अगर हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे तो मैं आपको तब दे दूंगा। पर थोड़ी सी ये चीज़ जो है मुझे थोड़ी अटपटी लगी। खैर, क्रक्स ये है कि ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और क्योंकि मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसका रेयर सस्पेंशन प्री लोड के लिए एडजस्टेबल है। 5 स्टेप हैं। इनफैक्ट जो मेरा फेवरेट स्कूटर है जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन वाले स्कूटर्स की बात कर रहा हूँ, यामाहा एरोक्स, उसमें भी प्री लोड एडजस्टेबिलिटी नहीं है, इसमें है। तो देखिए, हमने स्कूटर को मोड़ के खड़ा कर दिया है ताकि आपको इसका जो चंकी खूबसूरत स्विंग आर्म है ये दिखे। और क्योंकि हम सस्पेंशन स्विंग आर्म के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, राइड क्वालिटी स्टिफ है। मैं प्री लोड जो है अपने वेट के हिसाब से, यानी कि सबसे लोएस्ट सेटिंग, सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे चला रहा हूँ, उसके बावजूद अच्छा खासा हार्ड है। अब बिल्कुल, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ और जो रोड्स हैं यहाँ की बहुत अच्छी स्मूथ रोड्स हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ कहीं बीच में बैड पैच आता है, रफ़ पैच आता है, ख़राब रास्ता आता है, वहाँ पर साहब आपको स्लो करनी पड़ती है। नहीं तो आपको हर एक जो गड्ढा है, हर एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता, वो आपको पता लगेगा। देखिए, ईमानदारी वाली बात यह है, आप अगर जहाँ रहते हैं वहाँ 80% रोड्स ख़राब हैं, 20% नहीं हैं, तो एक बार आप अच्छी तरीके से टेस्ट राइड ले लीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। अब स्टिफ सस्पेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसकी हैंडलिंग बेहतरीन हो जाती है, और इसका भी वही सीन है, बेहतरीन हैंडलिंग है। मतलब आप इसको, पहली बात तो इतना लंबा व्हील बेस होने के बावजूद कटाई इसकी बहुत अच्छी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी लंबा व्हील बेस है, काफ़ी लंबी गाड़ी है। कटाई बहुत अच्छी है और
जो हैंडलिंग की हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा आप जब स्पीड पे मोड़ते हैं उसमें स्टेबल भी बहुत है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी मतलब मैं परफॉर्मेंस की जब बात करूँगा, अभी बता देता हूँ इनफैक्ट आपको, जब आप 80-85 पे भी चल रहे होते हैं तो बिल्कुल चिपक के चल रही होती है। और बराबर में से मान लीजिए कोई बहुत तेज़ गाड़ी निकल जाती है तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर स्कूटीज़ की तरह ऐसे हिल जाएगी, नहीं, बहुत स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन में भी और मोड़ते वक्त भी बहुत स्टेबल है। अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा परफॉर्मेंस के बारे में, पर थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ आपको। देखिए, ओकिनावा क्लेम कर रहे हैं इसकी टॉप स्पीड 80 से 90 और इसको मैं 87 तक ले गया, एक्चुअली 85 तक ले गया, 86-87 वो थोड़ा ढलान थी, ईमानदारी वाली बात। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो स्पीडोमीटर है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 85 दिखा रहा है स्पीडोमीटर पे तो जीपीएस भी 85 दिखाएगा। हद से हद 84-83, 83-84, 85 भी दिखाता है जीपीएस। तो समझ लिए कि इतना एक्यूरेट स्पीडोमीटर आपको कहीं नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में ख़ास तौर से। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भाई कितना देती है एक चार्ज में, यानी कि फुल चार्ज में ये कितना देती है, कितने किलोमीटर जाएगी। देखिए, ये लोग क्लेम कर रहे हैं 160 किलोमीटर, पर हकीकत ये है कि इसको आप फुल थ्रॉटल चलाएंगे तो ये 100 किलोमीटर चलेगी और 100 पे बिल्कुल डेड हो जाएगी इसकी बैटरी। तो यानी कि अगर आप 40-50 चलाते हैं, अब 40-50 आपको मान लीजिए 50 किलोमीटर जाना है तो आप सिर्फ 40-50 तो नहीं चलेंगे ना, पर मान लीजिए अगर आप 40-50 चलाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120, शायद 130 भी। पर मेरा काम है आपको ये बताना कि वर्स्ट आपको रेंज क्या मिलेगी। फुल दबा के चलाने पे 100 किलोमीटर, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने बोला 100 पे बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो जाएगी। सबसे ख़राब बात क्या है इसकी कि इसमें रेंज इंडिकेटर नहीं है, डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं है। इसका जो बैटरी के जो 5 डंडे होते हैं, 5 ऐसा नहीं कि 5 डंडे हर एक स्कूटर में होते हैं, इसमें 5 हैं। फुल चार्ज करके जैसे ही आप घर से निकलेंगे, घर के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, एक तो वहीं कम हो जाएगा, जो कि चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके पास बचते हैं 4। अब उन 4 में से शुरू के 2 गए, उसके बाद आप समझ लीजिए कि बस आप घर के जितना नज़दीक हों या ऑफिस के जितना नज़दीक हों और आपके पास चार्जर होना चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा है। उसूलन जो लास्ट वाला जो बार है वो जब 20 किलोमीटर की कम से कम रेंज रह जाती तो उसको ब्लिंक करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। आप लास्ट बार पे भी टॉप स्पीड जो है इसकी वो 70-72 होती है और फिर एकदम से वो घटना शुरू हो जाएगी और अगले 1-2 किलोमीटर में बैटरी डेड। तभी मैंने बोला कि 2 बार धक्का परेड करनी पड़ गई। बेसिकली आपको क्या ख्याल रखना है, पहली बात तो आप इसको पूरा चार्ज करके निकलिए और आप ये मान के चलिए कि 100 इसकी रेंज है, पर मैंने 80 किलोमीटर मान के चलनी है, तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, कोई धक्का परेड नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये क्लेम करते हैं 1 घंटे की चार्जिंग में 0 से 80% चार्ज हो जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल गलत क्लेम है ये। 1 घंटा क्या, 2 घंटे क्या, 2.5 घंटे में भी 80% चार्ज नहीं होती है। मैंने 2 घंटा 40 मिनट लगा के रखी थी और जबकि उससे पहले 2 बार थे, 1 बार बढ़ा सिर्फ, ठीक है, तो 3 बार आए टोटल कितने हैं, 5 बार। तो 80% 1 घंटे में तो बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए, 100 बात की एक बात, कोशिश ये करिए कि पूरी चार्ज इसको आप रखिए। और अब आपका ये सवाल होगा कि चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। पूरी डेड बैटरी को फुल चार्ज होने में 5.5 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 6 घंटे नहीं लगते हैं, 5.5 घंटे लगते हैं। और बिजली कितना खाती है, मैंने ये काफ़ी बार चेक करा। घर के सारे मैंने अप्लायंसेस बंद कर दिए और सिर्फ इसको चार्जिंग पे लगाया। 1 घंटे में ये 1 यूनिट जो है बिजली कंज्यूम करती है। तो यानी कि आप मोटा मोटा ये समझ लिए कि पूरा चार्ज करने पे 6 यूनिट लेगी। अब यहाँ पर आपको
एक छोटी सी और कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल स्कूटर है जो जिसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन है और आपकी रोज़ की रनिंग है 50 किलोमीटर, यानी कि महीने की 1500, यानी कि साल की 18,000। एवरेज मान के चलते हैं उसका 50, कुछ लोग 40-42 भी बोलते हैं। मैंने यामाहा फसीनो जैसे स्कूटर से 60 के ऊपर भी निकाला है, एवरेज मान लेते हैं 50। तो यानी कि 36,000 रुपये का आप उसमें पेट्रोल डलवाएंगे। 18,000 किलोमीटर साल का चलेगा, 100 का हम पेट्रोल मान के चलते हैं, तो 36,000 रुपये का आप उसके अंदर पेट्रोल डलवाएंगे। ये 18,000 किलोमीटर जब आप चलाएंगे तो आपको टोटल, अभी हम 100 किलोमीटर की रेंज मार के चल रहे हैं, तो यानी कि आपको 180 बार चार्ज करनी पड़ेगी पूरी। और एक बार पूरी चार्ज करने में कितना बताया मैंने आपको, 6 यूनिट लेती है। तो आप जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, 5.5 रुपये यूनिट है, 6 से कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि एक पूरा चार्ज होने में 36 रुपये लगते हैं। तो साल भर के 180 बार चार्ज करने में कितने हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 6,500। तो ये आपको कैलकुलेशन दे दी है मैंने। आपके शहर में जो जितने का पेट्रोल हो और जितने का पर यूनिट बिजली हो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो साहब वर्डिक्ट क्या है? देखिए, वर्डिक्ट बताने से पहले आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता दूं जो भूल गया था, अब याद आ गई। पहली चीज़ ये है कि इसका जो ट्रिप मीटर है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप स्विच ऑफ करेंगे वो रीसेट हो जाएगा। अरे भाई, मैनुअली ट्रिप मीटर दे देते तो आपको ओडोमीटर देख के, आपको जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं फुल चार्ज करके, तो आपको ओडोमीटर पे ध्यान रखना होगा कि आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ब्रेक्स की मैंने बात नहीं करी थी। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत ही शानदार है, बेहतरीन ब्रेकिंग है। और पिलियन कंफर्ट, मैंने एक बुज़ुर्ग मुझे रोड पे जाते हुए दिखे, 70 साल के, और वो थोड़ा लिम्प कर रहे थे, उनके पैर में तकलीफ़ थी। उनको मैंने बैठाया और वो बहुत आराम से बैठ गए, जबकि थोड़ी सी इसकी ऊंची है सीट। और जब वो उतरे, करीब मैंने उनको 6-7 किलोमीटर ही लिफ्ट दी होगी, और जब उतरे तो मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा आराम से बैठे थे? तो उन्होंने कहा मैं बहुत आराम से बैठा था और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उन्होंने ये बोला। तो पिलियन कंफर्ट जो है वो आपको उसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर पीछे आप देख सकते हैं कि सामान रखने की भी, और इसके नीचे हुक्स भी हैं। हुक्स क्या, बेसिकली थोड़ा सा प्रोट्रूजन है जिसमें आप अपना बंजी कॉर्ड या इनफैक्ट रस्सी वगैरह भी जो है वहाँ से निकाल के उसको आप सामान को कस सकते हैं। तो वर्डिक्ट देखिए ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कूटर बनाया है ये, और कुछ भी इसका नेगेटिव जो है वो इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है जो कि आप जिसे कहते हैं ना कि आप जिसकी वजह से नहीं लेंगे ये। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रिप मीटर के बारे में आपको बताया, डिस्टेंस टू एम्प्टी के बारे में बताया, कि जो कि अगर ये रिव्यू नहीं भी होता तो 1-2 बार आप धक्का परेड करके आपको खुद अंदाज़ा हो जाता कि मैंने एग्जैक्टली कितनी रेंज इसकी मान के चलना है। पर अब ऑफकोर्स जितने लोग ये रिव्यू देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये इसकी रियल वर्ल्ड रेंज है, हमें इससे नीचे वापस आ जाना है। तो वर्डिक्ट ये है कि बिल्कुल आप ये स्कूटर ले सकते हैं, और ओकिनावा को मैं बहुत बड़ा थम्स अप दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा स्कूटर बनाया है। और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ पॉइंट्स मैंने कवर नहीं करे हैं तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करें, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।